तो इसको आगे लेकर के चलेंगे, n की क्यूब माइनस n .1818 इज इक्वल टू 180। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। n की क्यूब माइनस n इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 0.1818। n की क्यूब माइनस n, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 990। बहुत सारे बच्चों ने यहां तक इसको कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन इसको यहां तक कैलकुलेट करने के बाद फिर इसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। 180 डिवाइडेड बाय 0.1818 इज इक्वल टू 990। ये 990 आ गया आपका। अब n की क्यूब माइनस n, 990 का मतलब यह हो सकता है 1000 माइनस 10। 990 का अर्थ क्या हो सकता है? 990 को यदि हम डिफाइन करें तो 990 का अर्थ हो सकता है 1000 में से 10 लेस कर दें तो 990। और यदि हम 1000 को फिर समझें तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब ये 10 की क्यूब है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 990 की जगह 10 की क्यूब माइनस 10। तो n इज इक्वल टू 10। यहां पर भी आपने देखा n की क्यूब, तो ये 10 की क्यूब हो गया, माइनस माइनस n 10, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10। तो इट्स द वैल्यू ऑफ n, ये आपके n की जो है वो वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ट्रिकी है थोड़ा सा, और ट्रिकी है इसलिए इसमें थोड़ी सी यहां तक आकर के फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यदि फिर आप ध्यान देंगे कि वो कितने का क्यूब है और कितनी अमाउंट हमने वहां माइनस करनी है, उतनी अमाउंट माइनस में लगा देंगे जितने का वो क्यूब है। जैसे 10 का क्यूब था तो हमने 10 ही माइनस किया और वो 990 आ रहा था, तो वो हमारे को प्रूव कर रहा था। तो इसी तरह से ये वैल्यूज जो है 10 हो सकती हैं, ये वैल्यूज 10 का हो सकता है, 10 आ सकती हैं। 8 होगा तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। तो अगर मान लिया जाता है कि यहां 520 आ जाए, 520, तो 520 का मतलब 8, 520 का मतलब हो जाएगा 512, ठीक है। और उसी तरह से जो है उसको आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो आपने प्रॉब्लम पूछी थी, तो उस प्रॉब्लम को मैंने यहां पर आपके लिए फिर पुनः समझाया है, सॉल्व किया है। अब आगे हम बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर, और उस चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज। इसको हिंदी में बोला जाता है काल श्रेणी का विश्लेषण। काल श्रेणी का विश्लेषण, काल श्रेणी का विश्लेषण, दैट इज द टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज क्या है? व्हाट इज टाइम सीरीज? जैसा कि इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि इट्स
रिलेटेड विद टाइम। यह समय से, काल से संबंधित डाटाओं का, जो डाटा है उन डाटा का एनालिसिस है, उनका विश्लेषण है। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। और लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, तो लाभ कैसे होगा? लाभ का सीधा सीधा संबंध सेल्स से होता है, कि उसका जो संबंध है वो किससे है? सेल्स से है। और सेल्स का जो संबंध है फिर आगे उत्पादन से है, प्रोडक्शन से है। अब एक व्यवसायी को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि उसका मार्केट में क्या शेयर है, उस वस्तु की डिमांड क्या है। और इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए, इन सब चीजों के विश्लेषण के लिए हमें चाहिए होते हैं पिछले वर्षों के आंकड़े। कि पिछले वर्ष के डाटा क्या कहते हैं, और उसके बेस पर फिर एक व्यवसायी, एक व्यापारी, एक मैनेजर यह निश्चय करना चाहता है कि उसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसकी सेल्स कितनी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए हमारे को आवश्यकता होगी अपने पास्ट डेटा की, पुराने जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों की आवश्यकता होगी, और उन आंकड़ों के एनालिसिस के बेस पर, उन आंकड़ों के एनालिसिस के बेस पर हम फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसी टाइम सीरीज का एनालिसिस जो है यहां पर किया जाएगा। जब हम टाइम सीरीज के एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है सेमी एवरेज मेथड, जिसको कि अर्ध मध्यक रीति के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम अभी आपको समझाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जिसको कि चल माध्य कहा जाता है। और इसके बाद आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एनालिसिस हम यहां पर करेंगे। शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम यहां आपको बताएंगे, इस चैप्टर में बताएंगे। और ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, अभी शुरू से बता रहा हूं, इजी भी लगेगा आपको, आसान भी लगेगा, लेकिन
ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं उसी तरह से आप अपनी किताब खोलिएगा और इसके क्वेश्चंस को करते चले जाइएगा। तो मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेंगे अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो टाइम सीरीज है, इस टाइम सीरीज के क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है टाइम सीरीज की वो है हेल्पफुल in the analysis of past behaviors, helpful in the analysis of past behavior। past behavior का मतलब क्या हुआ? पिछले वर्षों में क्या व्यवहार रहा। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, यानी कि पिछले वर्षों में जो डेटा है हमारा वो क्या कहता है। यदि हम ये कहें कि किसी कंपनी की यदि हम बात करते हैं कि उसमें 90 में जो प्रॉफिट था वो 5% था, 91 में 6% हो गया, 97 में 8% हो गया, 99 में वो 10% हो गया, 2001 में वो 12% हो गया, फिर 2005 में वो 15% हो गया। तो पास्ट बिहेवियर क्या कह रहा है? पास्ट बिहेवियर कह रहा है दैट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें लगातार प्रॉफिट परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये हुई कि ये एनालिसिस हमारे को बताता है कि पास्ट बिहेवियर्स कैसा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं पास्ट बिहेवियर का। इस समय कोरोना वायरस महामारी से संपूर्ण विश्व व्याप्त है। और सब इससे छुटकारा पाने के लिए निरंतर सभी देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन भी डेवलप की जा रही है और उस वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग भी शुरू कर दी है ब्रिटेन ने। तो हम पास्ट बिहेवियर्स की बात कर रहे थे। ये महामारी आई 2020 में, 2020 में। इससे पहले यह महामारी एक फैली थी 1919 और 20 में, यानी कि अब से ठीक 100 वर्ष पूर्व। उससे पहले जाएं 1820 में, उससे पहले जाएं 1720 में। तो बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर्स क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक 100 वर्ष में महामारी से विश्व आक्रांत रहा है। और इसका पता कैसे लगा? जब हमारे पास पास्ट
ईयर्स के डेटा अवेलेबल थे, वो जो डेटा थे वो अवेलेबल थे, तो हमारे को पता लगा कि हां, और उसको जब एनालाइज किया कि हां ऐसा होता है, नाउ इट्स कैन प्रूव। तो सबसे पहली बात यह है कि पास्ट बिहेवियरल को एनालाइज करने में टाइम सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरा हो सकता है हमारा हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या है? जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक कंपनी का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी के साथ किया जाता है जो उसी सेगमेंट में है, तो उसके लिए हमारे को काय की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे को डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। उस कंपनी के भी पास्ट ईयर्स के डेटा चाहिए, और दूसरी कंपनी जिसके साथ आप उसका कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके भी पास्ट ईयर के डेटा आपको चाहिए। तो यहां पर भी टाइम सीरीज हमारी एक इंपॉर्टेंट जो भूमिका है, महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है। क्योंकि जब भी हमारे को कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर जाना है, तो उसके लिए हमारे को डेटा चाहिए होगा। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में यदि लॉकडाउन है आज की स्थिति में, लेकिन जिन देशों ने समय रहते हुए सही समय पर इस लॉकडाउन को अपनाया, तो आपने देखा होगा कि वहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। और इसका सीधा सीधा यदि आप उदाहरण लें, समझें, तो अपने देश को देखिए कि आपके देश में आज की डेट में भी, जबकि लगभग 31 दिन हमारे को लॉकडाउन लागू किए हुए हो गए हैं, और आज की डेट में हमारे पास कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या वो केवल 23,000 है, जबकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी हमारे को टाइम सीरीज डेटा जो अवेलेबल होते हैं, उसके बेस पर हम उनका कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होता है? इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस का अर्थ है कि हम इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को। और वो परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट होती है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, वो कैसे पता लगेगा? वो उसके पास्ट डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम ये कहते हैं कि मिस्टर एक्स क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो किस आधार पर कहेंगे? उसका आधार यही होगा कि उसकी जो पिछली परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बेस्ट रही होगी, उसी के आधार पर ये कंक्लूड किया जाता है। उसकी मार्कशीट को देखेंगे कि हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए, इंटर में कितने मार्क्स आए, बीए में, बीकॉम में
एमए में, और उसके बेसिस पर हमने ये कंक्लूड किया कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज बेस्ट। तो टाइम सीरीज हमारे को किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की, किसी भी देश की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म देता है हमारे को। और इवेल्युएशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स जिनको कि व्यापारिक चक्रों के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक चक्र, ट्रेड साइकिल्स। क्या होते हैं व्यापारिक चक्र? व्यापारिक चक्र कहा जाता है कि जो सर्किल है वो सर्किल आर्थिक क्षेत्र में चारों ओर घूमता रहता है। आपने देखा होगा कि कभी तेजी आती है, फिर धीरे 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 तेजी के बाद हम मंदी की ओर जाने लगते हैं, और उसके बाद और नीचे जाते हैं, फिर डाउन, जिसको कि आर्थिक मंदी कहा जाता है, और फिर धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर वही तेजी में आ जाता है। इस परिस्थिति को आर्थिक चक्रों के नाम से जाना जाता है। अब यदि देखें हम, लॉकडाउन के कारण समस्त उत्पादन बंद पड़ा है और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर हो रही हैं, आर्थिक मंदी की ओर। और इस महामारी से यदि हम जल्दी से छुटकारा नहीं पाएंगे तो यह जो डिप्रेशन है, ये जो मंदी है, ये मंदी और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है एक टाइम सीरीज की, कि टाइम सीरीज जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे सेमी एवरेज मेथड के बारे में, और सेमी एवरेज मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर का नाम आपको मालूम भी है, टाइम सीरीज है, तो इसका रिलेशन टाइम से होगा। ईयर्स दिए हुए हैं हमारे को, ईयर्स 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002. n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्षों के बारे में बताया गया है। और प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट इन 1000 रुपीज, 1000 रुपीज में प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है 15, 18, 16, 23, 21, 27। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा गया है कि फाइंड आउट द सेमी एवरेज मेथड। फर्स्ट
सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज क्या है? सेमी, सेमी का अर्थ होता है अर्ध, हाफ। एवरेज का अर्थ है एवरेज, मध्यक, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज में जो नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं हमारे को, दैट आर गिवन टू अस 6 नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, तो हम पूरी सीरीज को 2 भागों में बांट देंगे। 3 ए साइड, 2 भागों में बांटने का मतलब हो गया 3 से हमने डिवाइड कर लिया तो 3 एक साइड हो गए, 3 एक साइड हो गए, 1 2 3। और लिखना हमने बीच में है, नेक्स्ट कॉलम हमारा जो बनेगा वो है सेमी टोटल। सेमी टोटल है 3 का टोटल हमने ले लिया, 5 and 8 13, 13 and 6 19, 1 2 3 4 49, 5 and 8 13 and 6 19, 1 2 3 4। अब ये इन 3 का लेंगे 23 21 27, इनका बीच ये हो जाएगा। Three and 1 4, 4 and 7 11, 2 2 4, 2 6 and 1 7। अब सेमी एवरेज, सेमी एवरेज डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 का टोटल आया है। ज्यादा का टोटल होता तो ज्यादा से डिवाइड हो जाता, 3 का टोटल आया है तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने में आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 16.33। ऐसे इधर 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 23.7। तो ये आपने देखा, ये सेमी एवरेज हो गया, ये सेमी एवरेज हो गया जो कि आपने कैलकुलेट किया। तो सेमी एवरेज में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पूरी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जैसे इसमें 6 थे, 6 थे तो 3 3 हो गए, 3 ए साइड 3 ए साइड, और 3 का टोटल करना है उसके बीच में लिखना है, 3 का टोटल करना है उसके बीच में लिखना है। फिर 3 का टोटल किया था इसलिए डिवाइडेड बाय 3, उसको 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये आपका सेमी एवरेज आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की ओर, वो भी सेमी एवरेज का ही लेते हैं। वो भी सेमी एवरेज का ही लेकर के चलते हैं, सेमी एवरेज। ईयर दिए हुए हैं 90 90, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 2000। प्रॉफिट रुपीज में दिया हुआ है 12, 16, 11,
10, 16, 17, 13, 15, 20, 14, 18. n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब यहां पर n 11 है और मैंने बताया था कि हम पूरी सीरीज को दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब 11 है तो 11 का 5.5 हो गया, तो हमें कंप्लीट नंबर्स में ही लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे। तो 5 है साइड, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक हो जाएगा ये 5, और ये इसका टोटल हम लिखेंगे बीच में, मिडिल में। तो देखते हैं 2, 6, 8 एंड 1, 9 एंड 6, 15, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। अब बीच वाले जो वैल्यू है वो एक एक्स्ट्रा हो रही है, बीच वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे। इट्स नॉट टेकन, ना तो ये ऊपर ले जानी है, इट्स नॉट टेकन नीचे, इसको ना तो नीचे ले जाना है। तो फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यू बैठ गई हैं, इनको यहां बीच में मिडिल में लिखेंगे। तो 8, 4 जा 8, 4, 12, 12 एंड 5, 17, 17 and 3, 20, 2 and 1, 3, 4, 6, 7, 8, 80। तो ये आ गया सेमी टोटल। फिर आप निकालेंगे सेमी एवरेज डिवाइडेड बाय, अब 5 से डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होगा, 5 से। तो 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 और अब 5 6 जा 30। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है और वो है कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो मैं अब आपको बताता हूं कि ट्रेंड वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा कि 1992 और दूसरी वैल्यू आई है 1998, क्या डिफरेंस आया, 6 इयर्स। उसकी वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी 1998 की जो वैल्यू है वो 16 है और 1992 की जो वैल्यू है वो 13 है। इसके बीच में क्या चेंज आया है, चेंज आया है 3 पर ईयर चेंज। पर ईयर चेंज निकाल लीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.5। हर साल में 0.5 का चेंज आया है। अब हमारे को ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, तो इसकी तो ट्रेंड वैल्यू ये 13 ही रहेगी, इसकी ये 16 ही रहेगी। इन दोनों की तो ये आ ही गई थी। और अभी आपने निकाल लिया है कि जो चेंज होता है वो 0.5 होता है हर साल में, 0.5। तो यहां 13 है तो ये हो जाएगा 13.5, यहां हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14.5, यहां हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15.5। देखो 16 आ गया, फिर 16 के आगे 16.5 और फिर 17। ऊपर चले अगर यहां से तो ये आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 12।
बिल्कुल क्लियर। 13 थी, नीचे की तरफ चलेंगे प्लस होते चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे माइनस होते चले जाएंगे। क्या चीज माइनस होगी और प्लस होगी? जो कि आपने चेंज के रूप में निकाली है, और इसी को ही हम इसकी ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। ये आपकी ट्रेंड वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यू और पूछी गई थी, तो ये भी बता दिया। मेन इसमें बात जो थी वो ये थी कि ओड नंबर्स में ईयर्स थे। जब भी ओड नंबर्स में ईयर आएंगे तो आपको बीच वाले ईयर को इग्नोर मार देना है, बीच वाले ईयर को आपने लेकर के नहीं चलना है। तो मैं अब आपको असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझको डिस्कस करेंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, ईयर दिए हुए हैं 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. The year that is given to you. सेल्स दी हुई है, और सेल्स है रुपीज में 50, 58, 54, 70, 66 एंड 74। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट ये करना है, सेमी एवरेज एंड इट्स ट्रेंड, और इसकी ट्रेंड को कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और वन मोर क्वेश्चन टू यू, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ईयर है 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 and 2002. n है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n इज इक्वल टू 8 दिए हुए हैं, और यहां एक्सपोर्ट दिया हुआ है। एक्सपोर्ट है रुपीज में 22, 25, 23, 26, 25, 30, 33, 40। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है सेमी एवरेज एंड इट्स ट्रेंड, और इसकी ट्रेंड को कैलकुलेट करना है कि इसकी ट्रेंड किस तरह से होगी। तो ये दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया, और उन्होंने मुझसे निवेदन भी किया कि बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं। तो बहुत शीघ्र ही आपको बिजनेस लॉ से संबंधित वीडियो भी मिलेगी। मॉर्निंग में जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो बिजनेस स्टेट्स के साथ करते हैं, और जब हम गुड इवनिंग करेंगे
तो वो बिजनेस लॉ के साथ करेंगे। तो जल्दी से ही आपको बिजनेस लॉ की जो वीडियो है वो भी अवेलेबल होगी और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस असाइनमेंट को कीजिए। कल हम इसके और आगे चलेंगे, मूविंग एवरेज की बात आपको बताएंगे और लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात आपको समझाएंगे। तो तब तक आप घर में रहिए और अपने घर में रह करके कुछ ऐसा क्रिएटिव कार्य कीजिए जो इस देश के लिए एक नजीर बने। फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और फिर कल हम इसी समय आपको एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। बाय।